इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। और जैसा कि मैंने कहा था कल आपको एक नया टॉपिक सिखाएंगे। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे कि पिछले क्लास में पिछले लेक्चर में जो मैं बताया था कि डिफरेंशिएशन का क्या उपयोग है इकोनॉमिक्स में। क्योंकि जब प्रोडक्शन पढ़ते हैं या कॉस्ट पढ़ते हैं या रेवेन्यू पढ़ते हैं या मार्केट पढ़ते हैं तो हर जगह ये दोनों चीज़ मिलेगा, मार्जिनल। तो जब हमारा एक वेरिएबल का केस होता है तो हम लोग डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं, जैसा कि पिछले क्लास में हम बताए थे। लेकिन आज हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि दो वेरिएबल है। तो जब हम लोग प्रोडक्शन पढ़ रहे थे, देखिए हम लोग जब प्रोडक्शन कर रहे थे तो आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से तो हैं लेकिन मैथमेटिक्स नहीं आता है। कुछ लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो उनको समझने में दिक्कत हो रही है। तो वैसे तो मैं सिखला दिया हूँ थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन अगर आपके कोई जूनियर है जिनको सिंपल मैथमेटिक्स कैलकुलस आता है तो उनसे भी चीज़ सीख सकते हैं। थोड़ा सा सीखना है, बहुत विद्वान नहीं बनना है। तो जैसे कि हम लोग यूज कर रहे थे ना, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन लेबर फॉर कैपिटल इक्वल टू लिख रहे थे मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर अपॉन एमपी के। तो यही समझने में दिक्कत हो रही थी। तो बेसिकली जब हमारे पास एक वेरिएबल होता है तो हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, सिंपल डिफरेंशिएट करते हैं। लेकिन जब दो वेरिएबल होगा, जैसे को एग्जांपल के रूप में अगर आपको बात था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, तो आप लोग क्या लिखते हैं, dy अपॉन dx लिखते हैं मैथमेटिक्स में। ये चीज़ सिखाए थे। लेकिन अगर ऐसा रहे, मान लिया ऐसा रहे कि z इज द फंक्शन ऑफ क्या, x एंड y, z द फंक्शन है x और y का, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, जिसको दो बार डिफरेंशिएट करते हैं तो हम लिखते हैं डेल z अपॉन डेल x, है ना, और इक्वल टू और डेल z अपॉन डेल y। अगर दो वेरिएबल रहेगा तो जिस वेरिएबल को डिफरेंशिएट करेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो बाकी सारा का सारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, है ना। बाकी सारा का सारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन सीखेंगे और उसके बाद इसका इकोनॉमिक्स में क्या यूज वो सीखेंगे। क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव है कि इकोनॉमिक्स में इसका क्या यूज है। क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा टूल है ना जो किसी भी सब्जेक्ट को मज़ेदार बना देती है। जिस तरीके से फिजिक्स में अगर थोड़ा सा कैलकुलस आ जाए तो सब्जेक्ट मज़ेदार हो जाता है, तो उसी प्रकार से आप माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स या पब्लिक फाइनेंस भी पढ़ते हैं, जब पढ़ाते हैं तो उसे बहुत सारे नोटेशन मैथमेटिक्स का यूज करते हैं। तो कुछ लोग रट लेते हैं, कुछ लोग हम उसको सिखा देते हैं। जैसे कि आप लोग डिमांड पढ़ते थे ना, या डिमांड पढ़ते, चूँकि ये लेक्चर उसी को समझ में आएगा जो इकोनॉमिक्स पहले से कुछ आता है ना। तो हम लोग पढ़ते लॉ डिमांड में हायर द प्राइस लोअर डिमांड, लोअर द प्राइस हायर डिमांड। लेकिन कितना प्राइस चेंज होगा तो कितना डिमांड चेंज होगा ये तो हम नहीं पढ़ते हैं। इसके लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, हाँ, इसके लिए मार्शल साहब ने बाद में लिखा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम लोग क्या करते हैं, डिमांड वाले थ्योरी को ही मैथमेटिकल फॉर्म में पढ़ते हैं, है ना। क्या करते हैं, डिमांड वाले चीज़ों को मैथमेटिकल फॉर्म में पढ़ते हैं। तो हम जब मैथमेटिक्स का यूज करते हैं तो हम वहाँ ये सक्षम होते हैं बताने में कि अगर प्राइस परसेंटेज चेंज हुआ 10%, 5% से चेंज हुआ तो डिमांड में कितना परसेंट से चेंज होगा, एकदम एग्जैक्ट फिगर हम लोग बता देते हैं। इसलिए मैथमेटिक्स कंपलसरी है, लेकिन बहुत नहीं, थोड़ा सा। तो पिछला वीडियो आप जाके पंकज इकोनॉमिक्स आर्ट्स का चैनल है उस पर देख लीजिएगा, आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझा भी दिए थे। और आज मैं बता देता हूँ कि पार्शियल डिफरेंशिएशन का क्या यूज है। ये बहुत है, आपको थोड़ा देर में सब सिखा देंगे। ये नोटेशन भी समझ में आ जाएगा, जिसको नहीं आ रहा था, जिसको आ गया तो अच्छी बात है। इसमें से कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको मैथमेटिक्स आता है तो इकोनॉमिक्स नहीं आता, कुछ वैसे विद्यार्थी हैं जिनको इकोनॉमिक्स आता है तो मैथमेटिक्स नहीं आता है। अब जब दोनों मिल जाएगा तो काफ़ी मज़ेदार हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग थोड़ा सा पार्शियल डिफरेंशिएशन, चलिए मान लीजिए कि z इक्वल टू फंक्शन है किसका, x एंड y का, एकदम शुरुआत से मान लिया। तो अगर आपके पास दिया हुआ है z इक्वल टू 4x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस दिया हुआ है 4y³ प्लस दिया हुआ है 9, इस तरह से दिया हुआ है। तो जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे ना तो इसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार x के रेस्पेक्ट में और एक बार y के रेस्पेक्ट में। तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको ऐसे लिखा जाता है, डेल पढ़ते हैं इसे, डेल z अपॉन डेल x। तो जब हम डेल x को डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए x के अलावा जो भी रहेगा दुनिया में कोई टर्म, उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो जब हम x को डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, किसको, z को, तो हमारा कांस्टेंट क्या है, ये y वाला कांस्टेंट है,
ए वाला भी कांस्टेंट है, तो सिंपल इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 12x² और प्लस क्या हो जाएगा 3 दूना 6x ए प्लस 0 और ए प्लस 0। क्लियर। उसी तरीके से यदि डेल जेड अपॉन डेल वाई निकालना हो, है ना, तो क्या करेंगे, ए हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, अब ए भी हमारा कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 दिया 12², ए भी हमारा कांस्टेंट है, ए हमारा 0 हो गया। तो हमारे पास निकल गया, क्या निकल गया, डेल जेड अपॉन डेल एक्स डेल जेड अपॉन डेल वाई। ऐसे इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन। ऐसे इसको नोटेट करते हैं एफ एक्स से, इसको नोटेट करते हैं एफ वाई से। अगर इसी को निकालना एफ एक्स एक्स मतलब सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन, उसका ज़रूरत अभी यहाँ नहीं है, जब होगा तो वहाँ बताएंगे। एफ एक्स एक्स क्या लिखेंगे, लिखा जाता है, लिख लेते हैं डेल जेड अपॉन डेल एक्स। किसका निकालेंगे, तो जो डेल जेड अपॉन डेल एक्स निकाले हैं ना, उसको एक फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए, कितना हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 24x और प्लस 6, है ना, तो 0 है ही है। उसी तरीके से ये है सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब निकालना होगा एफ वाई वाई, तो क्या निकालेंगे, डेल जेड अपॉन डेल वाई। किसका, तो डेल जेड अपॉन जो डेल वाई निकाले थे ना पहले एक बार, अभी निकाले नहीं, इसको फिर से डिफरेंशिएट करना है वाई के रेस्पेक्ट में। कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 12 दूनी 24, है ना, वाई। क्लियर, सिंपल है, थोड़ा सा समझ लीजिए। फिर अगर निकालना होगा क्या, एफ एक्स वाई, इसको कहते हैं क्रॉस पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं, क्रॉस पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो इसको ऐसे लिखा जाता है, क्या लिखेंगे, डेल अपॉन डेल एक्स, किसको, तो डेल वाई अपॉन डेल जेड अपॉन डेल वाई, यानी ये जो निकाले हैं ना डेल जेड अपॉन डेल वाई, अब इसको करना है किसके, क्रॉस, मतलब इसको एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, तो इसको एक्स के रेस्पेक्ट में कीजिए, कितना आएगा, देखिए 0 आ जाएगा। अगर इसको ए हमारा वाई वाला दिया हुआ है, इसको अगर एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका, सिंपल है, 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है ना। उसी तरीके से एफ वाई एक्स मतलब क्या होगा, तो डेल अपॉन डेल वाई, क्या, तो डेल जेड अपॉन जो डेल एक्स निकाले थे उसको एक्स के रेस्पेक्ट में, तो एक्स के रेस्पेक्ट में निकालिए, है ना। इसको जो सॉरी वाई के रेस्पेक्ट में निकालना है, जो एक्स जो निकाले थे डेल जेड अपॉन डेल एक्स, उसको अब निकालना है वाई के रेस्पेक्ट में। तो वाई के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो ये हमारा 12x² है, ये आपका 6x है, x है, निकालना है वाई के रेस्पेक्ट में, तो कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, तो हमारा क्या होगा, 0 हो जाएगा। यानी कि ऐसे जब मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो सर आपको बताते भी हैं एफ एक्स वाई इक्वल टू क्या है, एफ वाई एक्स होता है। तो हमको इतना लंबा नहीं खींचना है, क्योंकि एक क्वेश्चन बता दिए कि आगे अगर किसी को बताना हो ताकि पूरा क्लियर रहे, इसको थोड़ा देख लीजिए, फिर आगे हम बताते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं टॉपिक पर। हम जब प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ते हैं तो प्रोडक्शन फंक्शन में एक है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और दूसरा होता है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो शॉर्ट रन में क्या पढ़ते हैं कि देयर आर सम फिक्स फैक्टर एंड देयर आर सम वेरिएबल फैक्टर। याद रखिए, जब आप इकोनॉमिक्स पढ़े हैं तो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं ना फंक्शन ई, यानी कि हमारा जो फंक्शन है किसका, यानी ई क्यू क्या है, उत्पादन, क्यू मतलब आउटपुट, फंक्शन ऑफ क्या फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, और एक है क्यू फंक्शन ऑफ क्या, लेबर एंड कैपिटल। ए जो है कैपिटल कांस्टेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, अल्पकाल उत्पादन फलन। क्या बोलेंगे, अल्पकाल उत्पादन फलन। और ये है आपका लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो लॉन्ग रन में क्या होता है कि सारा का सारा हमारा जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो वेरिएबल होता है, और शॉर्ट रन में क्या होता है, कुछ फिक्स होता है, कुछ वेरिएबल होता है। क्लियर। चलिए अब हम लोग यहाँ पे आते हैं डायरेक्ट टॉपिक पे। मान लिया कि Q इक्वल टू दिया हुआ है फंक्शन किसका, लेबर एंड कैपिटल का, उत्पादन जो है फलन है किसका, लेबर एंड कैपिटल का, ही पढ़ते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स में। तो अगर आपके पास Q इक्वल टू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो 14K Q प्लस, है ना,
आपके पास दिया हुआ है 12L स्क्वायर और प्लस दिया हुआ है 9। इस तरह से मान लिया सिंपल एग्जांपल, क्योंकि जब आगे हम आपको पढ़ाएंगे कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन तो उसमें पूरा का पूरा पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज है। तो अभी से सीखिए, सीखते सीखते सब सिखा देंगे, चिंता का विषय नहीं है। अब देखिए, अब हमको निकालना है क्या, हमको निकालना है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। तो हम कल का सिखाए थे कि जब भी हम बात करते हैं मार्जिनल का तो उसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो वहाँ पर एक वेरिएबल था, यहाँ पर दो वेरिएबल है। तो अगर निकालना हो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर तो क्या करेंगे, डेल क्यू, क्यू क्या है उत्पादन, डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, एल के रेस्पेक्ट में। तो यदि एल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा एक कांस्टेंट हो जाएगा ना, तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। अब प्लस कितना हो जाएगा, तो 12 दूनी 24 एल हो जाएगा। 2 पावर होता है ना, बताए थे, तो 12 दूनी 24 है, 2 - 1 तो एल पर पावर 1 लिखा नहीं जाता। और ये 9 भी कांस्टेंट है, हमारा 0 हो जाएगा। यानी कि हमारे पास जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है कितना आ गया, 24 एल आ गया। अगर आप मान लीजिए एल का वैल्यू 1 2 3 या रख दीजिएगा तो हमारा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लेबर क्या होगा हमें पता चल जाएगा। क्या पता चलेगा कि अगर 1 यूनिट ऑफ लेबर को लगाए हैं तो हमारा उससे कितना उत्पादन बढ़ा है। उसी प्रकार से अगर निकालना हो, चलिए सिंपल है, उसी प्रकार से अगर निकालना हो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल तो क्या लिखेंगे, डेल क्यू अपॉन डेल के, है ना। तो जब हम के के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, जब हम के के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा कांस्टेंट है, ए भी हमारा कांस्टेंट है, तो वैल्यू 0 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा 14 यानी कि 42 हो जाएगा, 42 के स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, 42 के स्क्वायर हो जाएगा। अब समझ में आया कि एमपीएल और एमपीके क्या होता है। एमपीएल का मतलब होता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर और एमपीके का मतलब होता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। लेबर की अगर यूनिट हम बढ़ाते हैं तो उससे उत्पादन में क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग रन प्रोडक्शन में दोनों को बढ़ाना है तो दोनों का रेट ऑफ चेंज देखते हैं आउटपुट में परिवर्तन के लिए। क्लियर, तो अब अगर ऐसा लिखा रहेगा, इन्हें बुक्स में ऐसा लिखा रहता है कि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन लेबर फॉर कैपिटल इक्वल टू होता है एमपीएल अपॉन एमपीके, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। अब ये मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन क्या है, इसको क्लास में विस्तार से बताए थे। अब जो नहीं बताए हैं तो फिर से पढ़िएगा तो उसमें वहाँ पे बताया जाएगा। तो इस तरीके से सिंपल हम लोग मैथमेटिक्स यूज करते हैं तो हमारा जो पेपर है क्या होता है, आसान हो जाता है और बहुत डिफिकल्ट नहीं, थोड़ा सा मेहनत कीजिए सीख जाइएगा। आज यहीं तक रखते हैं, और कल जो है हम लोग आएंगे तो कल आपको फिर एक नया टॉपिक बताएंगे जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। आज यहीं तक रखते हैं, थैंक यू, धन्यवाद।